हम्म। वालेकुम सलाम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत? हाँ जी खदीजा, वालेकुम सलाम। सोनिया, जेनिफर, अनसब। आने दो सबको आने दो। वालेकुम सलाम मुसर्रत। थोड़े से बच्चे आ लेने दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जी जी, मरियम तारिक प्रेजेंट। वालेकुम सलाम। अरफा, फाइन, ठीक ठाक। अच्छा, सोनिया बेहोश हो गई थी? नींद आ गई थी? उफ। मैं नींद तो मधुर आवाजों से आया करती है। तो किसका लेक्चर था मुझे पता नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, जरा अपनी बुक लेके आ जाएं। फिर से हम लोग आजकल पीछे पड़े हुए हैं डेफिनेशंस के, ठीक है? तो डेफिनेशन आज भी हम डेफिनेशन ही करेंगे। आप अपनी जरा ले आइएगा, बुक आपके पास होनी चाहिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से, ठीक है? क्योंकि हमने कुछ चीजें बैक से पढ़ ली हुई है, अब हम आगे से पढ़ेंगे। तो फिर जाके जब हम आपस में मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई वाह, हमने तो सारी डेफिनेशंस कर ली हैं। हम्म। चलो, ये चूंकि हमने जी जी शुरू से बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, शुरू से, ए से। अच्छा, ये चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मानते हो ना इस बात को? याद है कुछ है? ये चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसलिए आप को थोड़ा सा, अगर मैं तेज यानी कि फास्ट ट्रैक पे लेके चलूं, तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। इसलिए आपको, है ना, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ सुबह के प्रोग्राम में शो किया करते थे, चाचू वाला, जिसमें चाचू होते थे वो। तो वो कहते थे जी, कुछ बच्चे बैं बैं बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बां बां बच्चे होते हैं।
वो जो बाँ बाँ बच्चे हैं ना वो शोर करते हैं, तो यकीनन हर क्लास में कुछ बाँ बाँ बच्चे जरूर होते हैं, इस क्लास में भी जरूर बाँ बाँ बच्चे बैठे होंगे, तो मानता कोई नहीं, होते हैं। लीजिए, तो हमारी पहली जो डेफिनेशन है दैट इज, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, जिनके पास बुक नहीं है वो इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर regardless of whether the number is positive or negative. ठीक है, the positive value of a number regardless of whether the number is positive or negative. The absolute value of a, the absolute value of a is symbolized as a mod. दोनों साइड्स पे उसके यूं करके हम लाइन लगा देंगे तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आसान है, पॉजिटिव नंबर को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of one or two more mutually exclusive events is the sum of probabilities of their individual occurrences. ये फॉर्मूला है, सुन लें कि एडिशन रूल प्रोबेबिलिटी में क्या है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ वन और टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक या दो या उससे ज्यादा कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि जो इवेंट्स हो सकते हो, जो काम हो सकते हो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड इंडिविजुअल, हाँ, इवेंट्स इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर इंडिविजुअल अकरेंसेस। ये क्या होता है, सम होता है उनकी इंडिविजुअल अकरेंसेस का, यानी अगर आप उन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी को भी गिन लें और उनका अकेले का भी उसमें हिस्सा गिन लें, तो वो सम जो है वो सारा का सारा एडिशन रूल कहलाता है। आप ये समझ लें कि अगर एक मैच में एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज है मेडल, ठीक है, तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, सिल्वर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ब्रॉन्ज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज ज्यादा होते हैं, तो अब क्या करेंगे, जब आप तीनों को जमा कर लेंगे, 2, 3 और 3.5, तो तीनों को जमा करने के बाद जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो हम एडिशन रूल के तहत ऐड करते हैं। तो सिंपल है कि आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेना है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रूल। मैं आपको पता है इसमें से कुछ चीजें ऐड भी करवा रहा हूं आपको, ठीक है जी, नौरीन वेलकम। ये जरा अगला भी लिख लें, दैट इज एडजस्टेड रेट। नाम से ही जाहिर है कि इन दिस थिंग वी मस्ट बी एडजस्टिंग समथिंग, हम कुछ चीज को एडजस्ट कर रहे होंगे। अ रेट एडजस्टेड so that it is independent of the distribution of possible confounding variable. For example, your example given as age adjusted rates as independent of the age distribution in the population of which they apply. ये confounding variables क्या होते हैं, आप लोगों से सवाल है मेरा। Can anyone tell that what is ये ले, ये इसमें आया ना, a rate adjusted so that it is independent of the distribution of a possible confounding variables. Example, age adjusted rates are independent of the age distribution of the population to which they apply. Anybody knows what is confounding variable? कुछ yes no कर दो ताकि पता चल जाए भाई।
What are confounding variables? Any answer? किसी ने नहीं आंदा। शहजाद साहब प्रेजेंट कह रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। ये जरा यहाँ पे बताए ना कौन कौन मौजूद है, प्रेजेंट बोले सब लोग जो है। मुझे लगता है यहाँ पे है कोई नहीं। बोले 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 जल्दी, अटेंडेंस लगवाएं जल्दी से यहाँ पे। शहजाद अभी आए हैं। अच्छा, फातिमा, और कौन है? मुसरत प्रेजेंट है, सोनिया प्रेजेंट है। फिजा, अंसर, सुंदस, मरियम। चलो ठीक है बच्चों, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी रिसर्च को मैं तो ये कहूंगा, हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स को डिस्टर्ब करने में। मैंने 1 से ए से हाँ जी शुरू से करवाया। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि नहीं, हीरा दोनों को नहीं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, हमें उनका अंदाजा नहीं हो रहा होता, बट वो अपना काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह से, उन वेरिएबल्स की मौजूदगी की वजह से क्या होता है, हमारी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब आना शुरू हो जाते हैं। सपोज हमने 3 स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया, 3 का एग्जाम लिया, तीनों को एक तरह पढ़ाया, तीनों को एक जैसा टाइम दिया, तीनों को एग्जाम में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको बिठा के उनको तसल्ली से उनका पेपर लिया। फिर भी एक स्टूडेंट का रिजल्ट खराब आया, एक का बहुत बेहतर आया, एक का तो बिल्कुल ही डंप आया। ठीक है, तो वजह क्या हुई, जबकि तीनों का रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए था। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं। ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं, सुन लें। हो सकता है जब उस तीसरी वाली बच्ची से पूछा गया तो उसने कहा कि आपने मुझे पूरा पढ़ाया, आपने मुझे सही टाइम दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि कल रात से मुझे किसी बात की परेशानी थी जिसकी वजह से मैं पढ़ी तो हूं लेकिन मैं अटेंशन नहीं अपनी दे सकी अपनी स्टडी को। ठीक है, तो काम पूरा किया। दूसरा मैं मिसाल जो दी थी देता हूं, वो है एनीमिया की। हमने एनेमिक पेशेंट्स का डेटा लिया, एक जैसा उनको उनकी उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एक जैसा है, उन सबको खाने पीने को एक जैसा मिलता है। ठीक है, और उनका लाइफस्टाइल एक जैसा है, उनके घर में पैसे एक जैसे हैं, तनख्वाहें एक जैसी हैं, ये नहीं कि किसी को कोई कमी हो। लेकिन फिर भी कुछ खवातीन में एनीमिया की इंतहाई दर्जे की कमी पाई गई। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो बिल्कुल एक जैसे हैं, सबका लाइफस्टाइल भी एक जैसा है, तो क्या वजह बनी, पता ये चला कि उनकी खुराक में आयरन, कुछ खवातीन ऐसी थी जिनकी खुराक में आयरन एक्सक्लूडेड था, उनको वो खाने में प्रॉब्लम थी या उनको अच्छा नहीं लगता था। तो जब खुराक में आयरन नहीं रखेंगे तो आप एनीमिया की तरफ जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हैं एंड आई सी टू माय स्टूडेंट्स कि भाई कम अज कम महीने में 2 मरतबा कलेजी जरूर खाया करें। ठीक है, बकरे दी, गाय की भी खा सकते हैं, मुर्गी की नहीं, चिकन की नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो है वो ब्लड की कमी को इससे पूरा कर सकते हैं। तो आयरन अपनी खुराक में शामिल करें, पालक को शामिल करें, वगैरह वगैरह। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जी
उन्होंने वो खाया नहीं, उनकी एनीमिया की वैल्यू एनीमिक थी, उनकी वैल्यू जो थी, दोबारा हमने एच बी ली तो वो फिर भी कम ही रही। दिखावे के तौर पर यानी बजाहिर हमें सब कुछ एक जैसा नजर आता है, बट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की मौजूदगी में हमारे पास उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। गॉट इट? तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीजों को, उन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से हमें कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है, अपने वेरिएबल्स को हम माइनर से चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि एडजस्टेड रेट क्या है। ठीक है, एज स्टैंडर्डाइजेशन, a procedure of adjustment to remove the effect of differences in age comparison. Comparability. The standardization can be done by the direct or indirect method. तो एज स्टैंडर्डाइज जब हमें करना होती है, हम रिसर्च में जब बात करते हैं तो हम एज को स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी रोजाना ओपीडी हो रही है, हमने पेशेंट्स कलेक्ट करने हैं फ्रॉम द एज ऑफ 21 टू 30 इयर्स के, 21 टू 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास 26 वाले आ रहे होंगे, 29 वाले आ रहे होंगे, हम उसको क्या करेंगे, उन लोगों को साइड पे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उनकी एज नहीं हम छेड़ सकते, हम उनको जरूर छेड़ सकते हैं, तो उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी स्टडी से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन, अ प्रोसीजर ऑफ एडजस्टमेंट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस। जो एज के अंदर इफेक्ट आ रहा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, दैट कि हम उस पेशेंट को अपनी स्टडी से रिमूव कर देते हैं। एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ये इसी तरह एज स्पेसिफिक बर्थ रेट होता है, ठीक है, कैजुअलिटीज रेट होता है, वगैरह वगैरह। तो हम डेथ रेट पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, तो ये आप जो भी लेंगे वो पर 1000 पे लेंगे। ठीक है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या हुई, नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर ऑफ पर्संस ऑफ स्पेसिफाइड एज ग्रुप पर 1000। ठीक है, तो स्पेसिफिक एज ग्रुप जब आपको बता दिया और पर 1000 में देखा कि इस एरिया में इस एज ग्रुप के कितने हजार लोग रहते थे, उसमें से कितने लोगों की डेथ हो गई है, तो हम उसको बोलेंगे एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, ये पर 1000 ही आएगा हर जगह पे। इसी तरह से एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, पहले मार्क नहीं हुआ, इसको मार्क कर लें ताकि अब हम इसको पढ़ेंगे। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स टू अ वुमेन ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप पर 1000 वुमेन ऑफ दैट एज ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जितनी उनके पास लाइव बर्थ्स हुई हैं उस स्पेसिफिक एज ग्रुप में। देखो ना, एक एज ग्रुप हमने निकाल लिया जी, 20 टू 30 इयर्स की जो खवातीन है, उनमें क्या जो फर्टिलिटी रेट है वो हमने निकालना है। तो हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में से फर्टिलिटी रेट निकाल रहे हैं पर 1000, यानी उस एज ग्रुप की पर 1000 आप खवातीन इकट्ठी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एज ग्रुप में क्या उस एज ग्रुप की फर्टिलिटी रेट क्या है। आगे जी अल्फा, जानते हैं आप इसको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। हाँ, चलो इस पे बाद बात होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद अल्फा वैल्यू, the level of alpha selected in a hypothesis test, the level of alpha selected in a hypothesis test, ये हाइपोथेसिस जी अल्फा, या हाइपोथेसिस के जो टेस्ट होते हैं ये कौन से होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास होता है नंबर 1 स्क्वायर, नंबर 2 20 टेस्ट, नंबर 3 फिशर्स जी टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो हैं हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं।
आपको जो आपके सिलेबस में है, टी टेस्ट भी है, काई स्क्वायर भी है, इसको देखेंगे बाद में, काई स्क्वायर हमने किया भी है। द लेवल ऑफ अल्फा सिलेक्टेड इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकलती है इसमें से काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद, तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं अल्फा वैल्यू। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यू नो क्या होता है जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? जब हम अपने एच नॉट को छोड़ देते हैं, जब हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव यानी एच ए को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। A hypothesis that is accepted by default when the null hypothesis is rejected। ठीक हो गया? आगे है जी एनालिसिस ऑफ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है मरियम तारिक। अगला है जी एनोवा, इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। वेरिएंस का जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं उसको, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ ब्रेकिंग वेरिएंस इनटू इट्स कंपोनेंट्स सच एज with subject and between subject. This method is more commonly used for comparing three or more means. It is also represented by ANOVA। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को ANOVA से भी डिनोट किया जा सकता है, और ये क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड है, ब्रेकिंग वेरिएंस को ब्रेक कर देता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। आगे एग्जांपल भी दे दिया कि जैसे विद सब्जेक्ट एंड बिटवीन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में भी ये काम होता है और विद इन द सब्जेक्ट्स भी ये ब्रेक करता है चीजों को, मतलब उन वैल्यूज को। दिस मेथड इज मोर कॉमनली यूज फॉर कंपेयरिंग थ्री और मोर मीन्स, 3 या 2 मीन्स को कंपेयर करने के लिए ये मेथड बेहतरीन मेथड कहलाता है। एसोसिएशन, एंटीसीडेंट छोड़ दें। एसोसिएशन, द प्रॉपर्टी of change in one qualitative factor being accompanied by the change in the other। फिर से सुन, एसोसिएशन, वैसे एसोसिएशन का मतलब होता है किसी के साथ एसोसिएट करना, किसी के साथ मिल जाना, मिल पड़ना। द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन वन qualitative factor being accompanied by change in another। This change can be casual, incidental, or due to an intervening factor। The association can be fall or partial or previous degree, and can be negative or positive। ठीक है, so association जब एक फैक्टर की एक वेरिएबल की एसोसिएशन दूसरे वेरिएबल के साथ होती है, तो हम उसको एसोसिएशन, यानी एक की वजह से दूसरा चेंज हो रहा है या नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है, यही बताया कि ये एसोसिएशन नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। सो एनी लिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
with another factor in the same study is called an association. Either it could be negative or it could be positive as well. ट्रैक रेट आ जाओ. Number of new cases of a disease. Number of new cases of a disease during a specified time interval, that is period of an epidemic, as percentage of the total population at risk in the same time interval. ठीक है. सो अटैक रेट क्या कहलाता है? इसका आजकल बहुत बोलबाला है अटैक रेट का. ठीक है, ये आता भी है टीवी पे ना आपके सामने रिपोर्ट्स में. अटैक रेट क्या होता है? टीआर बोलते हैं. अटैक रेट, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. हम कहते हैं भी कल की डेट में या 3 दिन में या पर वीक कोविड-19 के कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं कोविड के, तो उसको हम अटैक रेट कहेंगे. ठीक है, यानी प्रीवियस वाले में से नए वाले माइनस कर दो तो आपके पास नेट केसेस आ जाते हैं कि भी कल के तो बताएंगे तो वो 15 ही होंगे. फिर उसके बाद हम बताएंगे यार 8 और आ गए, तो पिछले माइनस करते जाएंगे. Bar diagram. A diagram appropriate for disjoining categories to show the number of subjects or mean rates bars of corresponding height. It may be horizontal or vertical. ये है बार डायग्राम. ठीक है, डेफिनेशन में भी आया हुआ है सुनने. ये इस तरह के, हाँ सॉरी, ये इस तरह की जब भी बार्स वाली डायग्राम बनेगी इसको हम बार डायग्राम कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है. ये हॉरिजॉन्टल है, ये ले. ठीक है, तो ये बार डायग्राम है. बीटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, सी दिस डेफिनेशन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज बीटा. आगे अजी बायस है. हाँ, सिस्टमैटिक, मेरे पास जरा मिटा हुआ. Systematic error in measurement of observation or in the result. Systematic error. ठीक है, बायस हो जाना. बायस होता क्या है? किसी की तरफदारी, किसी की साइड. बाज़ औक़ात मशीनें भी बायस हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इंसान तो होता ही है, मशीनें भी बायस हो जाती हैं, तो उनका भी इलाज करना पड़ता है, फिर हमें देखना पड़ता है. तो अ सिस्टमैटिक एरर इन मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस और इन द रिजल्ट. ये तो रिजल्ट में, ऑब्जर्वेशन में जब कोई किसी की फेवर शुरू हो जाती है या हमारी हम देखते हैं कि ये रिजल्ट इस तरफ को बिला वजह जा रहा है, उसको हम बायस बोलते हैं, और वो एक एरर होता है. Bimodal distribution, a distribution of data points in which two values occur more frequency than the rest of the values in the data set. Yes, bimodal distribution में क्या होता है? Data points in which two values occur more frequency. ठीक है, बाय मॉडल, बाय जब भी आ गया तो दो, बाय का मतलब दो, बाय मॉडल तो इसमें दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि वो खुद ही खेलती जा रही होंगी, खुद ही उनकी वैल्यूज अप एंड अप एंड अप जा रही हैं. तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो सारी की सारी डाउन होती हैं. उसके बाद उनकी वैल्यूज का जो है ना स्लम्प आना शुरू हो जाता है. लेकिन दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाती है, उनकी वैल्यूज के फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होती हैं. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड बाय मॉडल. बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी आपको पता है बाइनरी क्या होता है? दो को बोलते हैं, बाय को भी दो को बोलते हैं और बाइनरी भी दो को बोलते हैं.
ये मैंने आपको बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा दिया और बाइनरी वेरिएबल भी आपने देख लिया। बाइनरी वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होंगी, ठीक है, जिनके वेरिएबल्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ दो होंगे। उसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जेंडर में मेल फीमेल, कलर में ब्लैक एंड व्हाइट, स्पीड में हाई स्पीड लो स्पीड, ठीक है। तो इस तरह जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे वो बाइनरी वेरिएबल्स कहलाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब्स द probabilities of various numbers of subjects with characteristics out of total when the chance of one subject being positive is known। फिर समझ लें क्योंकि ये एक थोड़ी सी टेक्निकल सी आ गई है। बाइनोमियल, ठीक है, नाम बाइनोमियल, द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी बताती है वेरियस नंबर की, किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, किसकी क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ टोटल where the chance of one subject being positive is known। कि हमें एक सब्जेक्ट का जो हमारा जो खैर जो मरियम अभी किधर, अभी किधर 20 तो कर ले, ये पढ़ ली हुई है पहले बहुत ज्यादा, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, 15 मिनट पढ़े अभी। चलो, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्राइब करती है प्रोबेबिलिटीज को, वेरियस वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज को डिस्क्राइब करती है एट अ टाइम। बस आप अगर इसको इतना भी करने बहुत है। A statistical distribution that describes the probabilities of various number of subjects। बस इतनी, आगे वैसे ही है, छोड़ दो। बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होते हैं कि हम बाइवेरिएट जब, हाँ, ये एनालिसिस कौन से होते हैं? A statistical analysis of data by considering two variables together such as age and blood pressure, MI and obesity। One or both variables can be either qualitative or quantitative। ठीक है, तो आप दो वेरिएबल्स को पकड़ लेते हैं, आपके पास होते ज्यादा है, आपके पास एज है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है उनका, उनकी क्वालिफिकेशन है, बट स्मोकिंग हैबिट है, तो आप उसमें से दो लेते हैं। आप कहते हैं भाई उनकी एज और स्मोकिंग हैबिट को हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे, तो फिर उनका क्या रिजल्ट आता है कि भाई क्वालिफिकेशन या पढ़े लिखे लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, उनका एनालिसिस कर लिया। पढ़े लिखे लोग ज्यादा उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनका एनालिसिस कर लिया। सो आप क्वालिफिकेशन लेवल में आप दूसरों के साथ उन आपस में उनका कंपैरिजन करते हैं। दो और करनी है, ठीक है जी। तो ये इनको बोलते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस। चलो बस ठीक है। ठीक है जी, अब मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने इसका टेस्ट
अच्छा जी, बाय नॉमिनल की नहीं समझ आई? बाइनोमियल की फिर समझ लो आंसर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको डेडिकेट कर रहा हूं आंसर, सुन लें। अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बस इतनी करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है मनसब, मनसब नहीं अनसब। अच्छा पढ़ी हुई है तो फिर समझो, ये देखो लिखा है अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। आप एक सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक वक्त में कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन बाय नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बाय नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक रोलर डाइस को मैंने रोल किया और फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर 4 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हो गई ना एक से ज्यादा, मोर देन वन। जब आप प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तब आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। ये है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितनी हो गई टोटल? एटीन ये। ओके आंसर, यू ऑलवेज वेलकम। और लास्ट से हम जो पढ़ रहे थे वो कितनी हो गई थी? मेरे ख्याल रैंडम तक पढ़ी थी हमने, है ना? थर्टी फाइव ये है और 15 ये है, तो ये 50 हो गई है तकरीबन। 35 है बच्चे, 18 कहां से आ गई? चलो 18 ये है, 35 पीछे वाली है, 35 और 18 देख ले। इनका टेस्ट लेना मैंने आपसे, क्योंकि मैंने पेज नंबर 223 रैंडम से लेकर जी टेस्ट तक एक तो हमने ये पढ़ ली है, मैं यहां लिख रहा हूं रैंडम टू जी टेस्ट। रैंडम टू जी टेस्ट जो है ये 35 बनती है, एब्सोल्यूट वैल्यू से लेकर 18 ये लें, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाइवेरिएट एनालिसिस तक 18 है और रैंडम से जी टेस्ट तक 35 है, 50। और चलें इसमें से 50 कर लीजिएगा, ठीक है। 3 छोड़ दें, आखिरी वाली 3 छोड़ दें ताकि ये 50 हो जाए। क्यों छोड़ दें, करें पूरी करें। चलो बच्चों जल्दी से आप लोग अटेंडेंस मुझे बता दें आपकी कौन कौन सी यहाँ पर
अटेंडेंस है, कौन कौन यहाँ पे मौजूद है, ताकि मैं अटेंडेंस आपकी शेयर कर दूं। जल्दी से अटेंडेंस बोल दे, शाबाश। होगी बच्चों सबकी अटेंडेंस? अभी रुक जाते हैं ना, थोड़ी देर बाद वो कुछ और लोग भी आ जाते हैं मेरे अटेंडेंस के लिए। डीला